यहाँ इतनी महंगाई में गरीबों के लिए अपना खुद का खर्चा उठाना, खुद का पेट पालना मुश्किल हो जाता है। वहीं सरोज अपनी एक नहीं बल्कि पांच पांच बहुएं यानी कि बड़ी बहू रूपा, छोटी बहू काजल, तीसरी बहू निधि, चौथी बहू पायल और पांचवी बहू मालती के साथ रहती थी। और पांचों झूठ बोलने में एक से बढ़कर एक थी, जिन्हें अपनी सास की गरीबी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस अपने ऐशो आराम और अपनी चीजों से मतलब था, जिसके लिए वो आए दिन सरोज से झूठ बोलती। ऐसे ही एक सुबह के समय सरोज हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से पूजा करके घर आती है। तभी उसकी बड़ी बहू रूपा उसके पास आकर कहती है, अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। वो क्या है ना, मेरी सहेली पूनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, ताकि मैं उसे हॉस्पिटल ले जाकर दिखा आऊं। मेरे पास उसकी मम्मी का फोन आया था, वो मुझे बुला रही है। हे भगवान, अगर मैंने सारे पैसे बड़ी बहू को दे दिए तो आगे और बहू अगर मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं क्या करूँगी। लेकिन बड़ी बहू का जाना भी तो जरूरी है, उसकी सहेली की तबीयत खराब है। ये इतनी देर क्यों लगा रही हैं हाँ बोलने में, कहीं इन्होंने मेरा झूठ तो नहीं पकड़ लिया ना। क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ खो गई? अगर कोई परेशानी हो तो मैं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे में किसी का साथ दो या ना दो, लेकिन मुसीबत में और बुरे हालातों में जरूर उसका साथ देना चाहिए। इसलिए तो मैं आंटी जी को मना नहीं कर पाई माँ जी, जब उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया तो। कोई बात नहीं बहू, ले ये पूजा की थाली मंदिर में रख दे, मैं अपने कमरे से पैसे लेकर आती हूँ। ये हुई ना बात, ऐसी सास सबको मिले। आज तो दोस्तों के साथ पार्टी पक्की है। जी माँ जी। कुछ समय बाद सरोज अपने कमरे में जाती है और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इस बात से अनजान कि उसकी बड़ी बहू झूठ बोल रही है, उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। पैसे पाकर रूपा बहुत खुश होती है और जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल अपने दोस्त को देखने के बहाने से बाहर निकलती है और बाहर जाकर उन्हीं पैसों से अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सरोज अगले दिन के खर्च के लिए पैसा जमा करने ठेकेदार के यहाँ जाकर मजदूरी का काम करती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। एक रोज शाम के समय सरोज थकी हारी घर आती है। तभी उसकी दूसरी बहू काजल और तीसरी बहू निधि वहाँ आकर कहती है, माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, मैं खाना क्या बनाऊँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहू, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले ही तो राशन भरवाया था मैंने, बड़े जल्दी खत्म नहीं हो गया। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आप क्या मैं खाने पीने की चीजों में भी रोक लगाऊंगी ताकि घर का राशन न खत्म हो? बहू, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हो गया होगा खत्म राशन, अब इतने सारे लोग रहते हैं घर में, कोई बिना खाए पिए तो रह नहीं सकता ना। कोई बात नहीं, ये ले पैसे और जाके राशन भरवा ले। और निधि बहू, तुम भी यही कहने आई थी क्या? नहीं माँ जी, मैं तो कुछ और कहने आई थी, लेकिन आप और जेठानी जी बात कर रही थी, इसीलिए मैं चुप थी। तुम भी बताओ अपनी बात, तुम क्या कहने आई हो? माँ जी, आज मेरे मायके से मेरी माँ का फोन आया था। मेरी छोटी बहन अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है, तो बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसके लिए कुछ भिजवाना चाहिए ना। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं उसके लिए साड़ी भिजवा दूं। वैसे निधि, अब तो तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, तो जो करना होगा वो तुम्हारे मायके वाले करेंगे। तुम्हें साड़ी देने की क्या जरूरत है? भाभी, वो मुझसे छोटी है, तो क्या हुआ, उसे कुछ साड़ियाँ गिफ्ट में नहीं दे सकती? अच्छा ठीक है, तुम दोनों आपस में लड़ो मत, दे देना, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए साड़ियाँ। अब मैं हाथ मुँह धो लूं कि नहीं? बहू, ये ले तू पैसे और जाके राशन भरवा ला। और दीदी बहू, तू तब तक और काम देख ले घर के। माँ जी, राशन तो मैं तब मंगवाऊंगी ना जब राशन खत्म होगा। मैंने तो पैसे के लिए झूठ बोला था, जो काम कर गया। काजल अपने मन में इतना कहकर कुछ समय बाद किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद सरोज जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके अपनी बहू निधि के मायके भेजने के लिए साड़ियाँ लेकर आती है और उसे देती है, जिसे निधि अपने मायके भेजने की जगह अपने पास ही छुपा कर रखती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक रोज सरोज मजदूरी करके घर लौट रही थी। तभी उसकी बड़ी बहू की सहेली पूनम उसे रास्ते में मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है, बेटी पूनम, अब तू कैसी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आंटी जी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं?
बेटी वो अभी तो कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तेरी तबीयत बहुत खराब थी, बताया था बहू ने मुझसे, वो तुझसे मिलने भी गई थी। आंटी जी, निधि ने मजाक किया होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उससे मिले हुए मुझे बहुत समय हो गया है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे घर के लिए देरी हो रही है। बड़ी बहू निधि का झूठ सामने आने पर सरोज को बहुत हैरानी थी। वो पूनम की बात सोचते हुए घर की तरफ आ रही थी कि तभी उसकी नजर शामू बनिए पर जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है, क्या बात है भैया, इस बार आपने राशन बहुत कम दिया था और पैसे पूरे लिए थे, वरना आपकी दुकान से आया हुआ राशन हमारे यहाँ पूरे महीने चल जाता था। इस बार तो 20 दिन में ही खत्म हो गया और मेरी बहू को दोबारा राशन भरवाना पड़ा। आप ये क्या कह रही है बहन जी? मैंने इस बार भी आपको उतना ही राशन दिया है जितना मैं हर बार देता हूँ। मैं किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करता हूँ और आपकी कोई बहू नहीं आई है राशन भरवाने के लिए, उन्होंने आपसे झूठ बोला होगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने खुद अपनी बहू को पैसे दिए हैं राशन के लिए। अरे पता नहीं बहन जी, हो सकता है उन्होंने इस बार राशन कहीं और से भरवा लिया हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सभी बहुओं को पता है कि हमारे यहाँ राशन आपकी ही दुकान से भरवाया जाता है। बाकी मैं बात करूँगी अपनी बहू से। एक एक करके सरोज की सभी बहुओं का झूठ उसके सामने आ रहा था, जिसे जानकर वो बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में अपने घर आती है। तभी अपनी तीसरी बहू निधि को फोन पर बातें करता सुनती है। यार, मेरी सास सच में बड़ी भोली है। मैंने उससे अपने मायके का नाम लेकर झूठ बोलकर बहुत सारी साड़ियाँ ले ली और पता भी नहीं चला उन्हें लगा होगा कि मैं उनकी दी हुई सारी साड़ियाँ अपने मायके भिजवा दूंगी, लेकिन उन्होंने ना मुझसे पूछा ना मैंने बताया। मेरी सास से झूठ बोलना बहुत आसान है, उन्हें समझ ही नहीं आता सच क्या है और झूठ क्या है। अपनी तीसरी बहू निधि की सारी बातें सुनने के बाद वो अंदर आती है और अपनी बड़ी बहू रूपा और दूसरी बहू काजल को भी आवाज देकर बुलाती है। मैंने एक से बढ़कर एक झूठी बहुएं देखी हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी झूठी बहुएं आज तक नहीं देखी। तुम लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए मेरी भावना, मेरे विश्वास का मजाक बनाया। जिसको जो समझ में आया उसने वो झूठ बोलकर मुझसे पैसे लिए बस। सरोज अपनी तीनों बहुओं को उनके झूठ के चलते सुना रही थी कि तभी उसकी चौथी बहू पायल और पांचवी बहू मालती आकर एक साथ कहती है, माँ जी, सिलेंडर खत्म हो गया है, पैसे दे दीजिए। निधि, कहीं ये दोनों भी तो हमारी तरह पैसों के लिए झूठ तो नहीं बोल रही? हो सकता है जेठानी जी। मुझे तो पक्का लग रहा है। अच्छा, सिलेंडर खत्म हो गया है, चलो जरा मैं देखूं किचन में। मर गए आज। सरोज अपनी पांचों बहुओं को लेकर किचन में जाती है और गैस जलाकर पानी का पतीला चढ़ाते हुए अपनी बाकी बची दो बहुओं के झूठ से पर्दा हटाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, अगर गैस खत्म हो गया है तो ये जल कैसे गया? इसका मतलब तुम दोनों भी पैसों के लिए झूठ बोल रही थी। तुम पांचों ने मिलकर सिर्फ पैसों के लिए अपनी गरीब सास को इतना परेशान किया। एक बार ये नहीं सोचा कि मैं कहां से पैसे लेकर आ रही हूँ। ऐसा तो कोई अपनी सौतेली सास के साथ भी नहीं करता जो तुमने अपनी सगी सास के साथ किया है। अपनी सास की बात सुनकर पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो पांचों अपनी सास से अपने झूठ के लिए माफी मांगती है, साथ ही दोबारा कभी झूठ ना बोलने का वचन देती है। नई नवेली दुल्हन बनी वेदिका घर के चौखट पर अपने पति निखिल के साथ खड़ी थी। तभी उसकी सास रिपना उसकी आरती उतारते हुए बोलती है, हाय, नजर न लगे, एकदम चांद का टुकड़ा है मेरी बहू तो। तभी रिपना के पास में खड़ी वेदिका की बड़ी ननद नीलम बोलती है, हाँ माँ, बात तो सही कह रही हो एकदम, भाभी तो बहुत सुंदर है। नीलम अभी बोल ही रही होती है कि तभी वेदिका की छोटी ननद श्वेता बोलती है, जो कि अपनी सहेली किरण के साथ खड़ी थी। किरण श्वेता की बचपन की दोस्त होने के साथ साथ पड़ोसन भी थी, इसीलिए वो किरण के हाथों से चावल का भरा कलश लेकर बोलती है, अरे अब बस भी करो, बहुत हो गया। भाभी, ये कलश गिराओ और अंदर आओ। वेदिका चावल से भरा कलश गिराकर अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। एक तरफ नीलम और रिपना वेदिका पर हुक्म चलाया करते थे, तो वहीं श्वेता थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। ऐसे ही एक दिन किरण श्वेता से मिलने के लिए घर आती है और वेदिका बोलती है, भाभी, श्वेता कहाँ है?
वो अपने कमरे में है। आप बैठो, बहुत सही वक्त पर आई हो। मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे और बूंदी का रायता बनाया है, आप भी बैठकर खाना। वेदिका की बात सुनकर किरण फट से जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और वेदिका भी श्वेता को बुलाकर ले आती है। पर जैसे ही नीलम और रिपना खाने के लिए टेबल पर आती हैं, तभी किरण को देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती हैं। वेदिका सभी को खाना परोसती है। तभी किरण खाना चखकर कहती है, भाभी आपके हाथों में तो जादू है। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह खाना बनाती हो। सच में आपने मुझे उनकी याद दिला दी। मैं स्कूल जाती थी तब वो मुझे छोड़ के चल बसी। अरे अरे किरण, दिल छोटा नहीं करते। जब तुम्हारा दिल करे तुम मेरे पास आ जाया करना खाना खाने के लिए। आखिर तुम भी तो मेरी ननद ही हो। भाभी, क्या सारा प्यार मेरी दोस्त को ही दे दोगी? माना कि वो आपकी ननद है, पर मैं भी तो आपकी ननद हूँ, मेरा भी तो ख्याल रखा करो। यही बातें करते करते सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद श्वेता किरण को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वेदिका टेबल से बर्तन उठाने लगती है। तभी रिपना बोलती है, देखो बहू रानी, एक सीधी साफ बात कहती हूँ, याद रखना तुम्हारी 3 नहीं बस 2 नंदे हैं, जो है मेरी नीलम बिटिया और श्वेता बिटिया। इस बिना माँ की बेटी किरण को ज्यादा मुँह लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। आपके अंदर जो अभी कुछ देर पहले उसकी भाभी वाली या माँ वाली ममता उमड़ रही थी ना, उसे आप अपने तक ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप भी हमारे घर से बाहर नजर आओगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर चली जाती हैं। कुछ देर बाद किरण भी घर से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ एक तरफ नीलम और रिपना को किरण फूटी आँख नहीं भाती थी, तो वहीं वेदिका किरण को दिल से अपनी तीसरी ननद मान चुकी थी, जिसके चलते वो उसे नीलम और श्वेता की तरह ही प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब घर में कोई नहीं होता, तभी हाथों में तोहफा लिए किरण श्वेता के घर आती है और वेदिका को आवाज देते हुए बोलती है, भाभी, वेदिका भाभी। हाँ मेरी प्यारी ननद, कहिए क्या हुआ? भाभी, ये तोहफा आपके लिए, खोलकर देखो कैसा है। किरण के कहने पर बोलती है, जल्दी से वो तोहफा वेदिका ओपन भाभी। करती है। हाँ मेरी और प्यारी उसमें ननद, छोटे से कहिए गणपति क्या हुआ? जी होते भाभी, हैं, ये तोहफा जिसे आपके देखकर लिए, वेदिका खोलकर देखो बहुत कैसा है। खुश होती किरण के कहने पर किरण वेदिका बोलती है, भाभी, ये मुझे मेरी माँ ने जाते जाते दिया था। वो कहती थी कि ये हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। माँ तो चली गई, लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे माँ और भाभी दोनों का प्यार मिल गया है। इसलिए अब से मैं ये आपको देना चाहती हूँ, ताकि ये आपकी रक्षा करे, आपकी जिंदगी में खुशियाँ भरे। पागल हो, तुम मेरी ननद हो, समझी? और ननद छोटी बहन होती है और भाभी माँ जैसी होती है। मेरी 2 नहीं बल्कि 3 ननद है। भाभी, मेरा ना कचौरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए बना दोगी प्लीज? अरे क्यों नहीं, साथ में चटनी भी बना कर दूंगी। इतना कहकर वेदिका किचन में जाती है। कुछ देर बाद वो गर्मा गर्म कचौरियाँ बनाकर लाती है और किरण को अपने हाथों से खिलाती है। तभी रिपना और नीलम भी घर आते हैं और किरण और वेदिका को ऐसे हंसते देखकर नीलम रिपना से बोलती है, माँ देख रही हो ना, कैसे इस घटिया लड़की से आपकी बहू नजदीकियाँ बढ़ा रही है। जिसे हम अपने घर की धूल समझते हैं, उसे ये सर का ताज बना रही है। हाँ हाँ नीलम बेटा, देख रही हूँ, कुछ तो करना होगा। बड़ा शौक है इन दोनों को नंद भाभी बनने का। देखना मैं कैसे इनके बीच में नफरत की दीवार खड़ी करती हूँ। क्यों नहीं माँ, मैं भी आपके साथ हूँ। वैसे मेरे पास एक तरकीब है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर नीलम अपनी माँ को सारा प्लान बताती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाती है और वेदिका एकदम से नीलम और रिपना को देखकर घबरा जाती है। तभी नीलम बोलती है, अरे भाभी क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई, जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे किरण बेटा, तुम कब आई? जी आंटी जी, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। भाभी से मिलने का मन किया तो आ गई। किरण सुनो, अगले हफ्ते श्वेता का जन्मदिन है। माँ और मैं तो काम में थोड़ा बिजी होंगे, तो अपनी भाभी के साथ मिलकर तुम्हें ही सारी तैयारियाँ करनी है। अरे कोई नहीं, ये भी कोई कहने की बात है।
तुम तो किस्मत वाली हो, 2 नंद पे 1 नंद फ्री मिल गई, वो भी इतनी प्यारी। तुम तो 3 नंदों वाली हो गई। जी माँ जी, सच में किरण बहुत प्यारी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय दीदी, बाय आंटी, बाय भाभी। इतना कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एकदम से किरण के प्रति बदला हुआ रिपना और नीलम का स्वभाव वेदिका को कुछ खटकने लगता है, पर वो किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप अपने कामों में लगी रहती है। ऐसे ही श्वेता के बर्थडे का दिन आता है और किरण घर आती है, जिसके बाद वेदिका के साथ मिलकर श्वेता को सरप्राइज देने की वो तैयारियां करने लगती है। तभी हाथों में सोने का हार लिए हुए नीलम वहाँ आकर बोलती है, भाभी ये लो सोने का हार, ये श्वेता को तोहफे में देना है। मैं और माँ जरूरी काम से बाहर जा रही हैं, शाम तक आ जाएंगे। आप किरण के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। नीलम और रिपना बाजार चली जाती है। किरण और वेदिका श्वेता के बर्थडे की तैयारियां करने लगते हैं। वेदिका हार उठाकर अपने कमरे में रख देती है। शाम ढल जाती है, सभी लोग घर आते हैं और जैसे ही श्वेता घर आती है शाम ढल जाती है, चिल्लाते हैं। सभी लोग घर आते हैं श्वेता। और जैसे ही श्वेता घर आती है भाभी सभी जरा वो एक सोने का साथ सेट ला कर चिल्लाते तो देना। Happy मैंने birthday, आपको श्वेता। दिया था श्वेता के लिए, thank उसे you। पहन कर ही मेरी भाभी, श्वेता केक जरा कट वो सोने करेगी। का सेट। नीलम की बात सुनकर वेदिका जल्दी से कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ हार नहीं होता और वो खाली हाथ ही नीचे आती है और हार ना मिलने की बात सबको बताती है। ये सुनकर नीलम सभी के बैग चेक करती है। तभी किरण के बैग से वही नीलम को देने वाला सोने का हार निकल आता है और नीलम गुस्से से बोलती है, वाह वाह, ये सिला दिया है तूने हमारे प्यार का। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। निकल जा मेरे घर से बाहर। आज के बाद अपना ये चेहरा हमें मत दिखाइयो, समझ गई? नीलम किरण को धक्के देकर घर से निकाल ही रही होती है कि तभी वेदिका बोलती है, बस करो नीलम दी, और कितना झूठ बोलोगी। आप बाजार का बहाना बनाकर घर से बाहर गई और फिर पीछे के दरवाजे से अंदर आकर हार किरण के बैग में डाल दिया। मैंने ऐसा करते हुए आपको देख लिया था। अब कितनी गिरी हुई हो दीदी। वो एक बिन माँ की बच्ची है, बिना कुछ सोचे समझे आपकी हर बात मान जाती है। बदले में एक प्यार ही तो मांगती है आपसे, उसमें भी आप छी। सच में दी, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप मेरी 3 नंदों में एक हो। अपना सारा सच बाहर आ जाने के बाद नीलम की नजरें शर्म से झुक जाती है। साथ ही रिपना को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोनों ही किरण और वेदिका से माफी मांगती है, जिसके बाद रिपना किरण को अपनी बेटी स्वीकार करती है और उसे भी श्वेता की तरह ही प्यार देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके